अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो पार्ट 3 है कोर्स कोड 8601 की चैप्टर नंबर 1 की। अगर पार्ट 2 और पार्ट 1 के टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कोलैबोरेशन। देखिए मैंने उनके सब पॉइंट्स बना दिए हैं क्योंकि बुक में काफ़ी डिटेल में गिवन था, तो पढ़ने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो सकता था, तो मैंने उसे समराइज़ कर दिया है, आप लोगों के लिए आसानी कर दी है। अच्छा जी, ताकि हेडिंग को आप अच्छे से समझ सकें और फिर अंदर का मैटर ख़ुद भी लिख सकें। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हो, उनके साथ कैसे रिलेशनशिप रखते हो। ठीक है, इंटरेक्ट्स कंस्ट्रक्टिवली, इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरों के साथ जब ताल्लुकात रखेंगे, अब वो दूसरे कौन है, स्कूल का कोई भी फ़र्द, आपके दूसरे टीचर कोलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा हो सकता है, ठीक है, प्रिंसिपल है, ये तमाम लोग, इनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। ठीक है, अब दूसरे जो टीचर कोलीग्स हैं उनके साथ अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करें, करिकुलम पे काम करें, ठीक है, कुछ ऐसा काम करें जो आपके और स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा हो, तो वो कंस्ट्रक्टिवली काम कहलाता है। ठीक है, फ़ायदेमंद, जिससे कुछ अखज़ हो रहा हो, आउटकम निकल रहा हो। टू शो फ्लेक्सिबिलिटी विद अदर्स, दूसरों के साथ इस तरह का ताल्लुक़ रखना है कि कोई किसी भी किस्म का आइडिया या आपसे शेयर करना चाह रहा हो तो वो आराम से कर सके। ठीक है, ही और शी मस्ट बी वेरी फ्लेक्सिबल विद यू, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हों, आपके टीचर्स हों, कोलीग्स हों। ठीक है, अच्छा, सॉलिसिट सजेशंस एंड फीडबैक फ्रॉम अदर्स, यानी कि सॉलिसिट का मतलब आपने अर्ज करना है, आपने उनको फोर्सफुल करना है कि बताएं इफ़ देयर एनी सजेशन रिगार्डिंग वट एवर टॉपिक यू आर डिस्कसिंग अबाउट। आप कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, उसके बारे में आपके फ्रेंड्स, कोलीग्स या स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो आप उन्हें कहें कि आप अपने आइडियाज़ शेयर करो, अपने फीडबैक दो। ठीक है, मेंटेन कम्युनिकेशन विद व्हेन कंसर्न्स अराइजेस, जब लोग आपसे कंसर्न हो, जब उनसे आपका वास्ता पड़ा हो या कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा हो, तो उनका आप किससे कोई सवाल निकल रहा हो, ठीक है, तो आपने उसे जवाब देना है। ठीक है, और उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है। शेयर आइडियाज़, मटीरियल्स एंड ऑब्जर्वेशन, अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई मटीरियल आपके पास किसी टॉपिक से रिगार्डिंग है, ठीक है, आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ आपने कुछ ऑब्जर्व किया है किसी चीज़ के बारे में, तो आप वो भी शेयर करें। बी ए कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टीम फॉर लॉन्ग टर्म करिकुलम गोल्स। देखिए, इंस्ट्रक्शनल टीम क्या होती है, जो इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रही होती है। ठीक है जी, करिकुलम गोल्स हो गए, करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी हो सकता है, वो एग्ज़ाम्स हो गया, असेसमेंट्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वो टीम जो कि करिकुलम गोल्स को पर लॉन्ग टर्म बेस्ड काम करती है। लॉन्ग टर्म बेस्ड काम क्या होता है, देखिए जब कोई नया क्लास स्टार्ट होती है ना, तो नया सेशन स्टार्ट होता है, तो उस वक्त करिकुलम गोल बनाया जाता है, करिकुलम के सारे टॉपिक्स डिसाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट गोल। ठीक है, तो उसे लॉन्ग टर्म असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, उस असेसमेंट पर वो लॉन्ग टर्म वर्कआउट पर काम करने के लिए जो टीम बनाई जाए, आप उसका मेंबर बने। ठीक है, पेश हों। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, दूसरा पॉइंट। देखिए, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी तो हर जगह चाहिए होती है। आपको सच्चा रहना है, आपको प्रोफेशनल बिहेवियर देना है। ठीक है, आपको दूसरे जो आपके कोलीग्स हैं ना, ठीक है, उनको भी इंस्पायर करना है। आप इतना अच्छा हो कि आप अपने कोलीग्स और स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर कर रहे हो। ठीक है, आपके पास जो वर्क हो वो ओरिजिनल हो, उसमें कोई फेक ना हो। आ रही है समझ में? तो इन तमाम चीज़ों में आप फेयर हो, ऑनेस्ट हो। अब देख रहे होंगे फेयर्स मेरा वर्ड निकला तो मुझे याद आया, पिछले पर्सनल क्वालिटीज़ में भी फेयर का वर्ड था। यानी कि अगर आपके दिमाग से कोई क्वालिटी की हेडिंग स्किप हो जाती है तो आप परेशान ना हो, आप इंटरमर्ज कर सकते हैं पर्सनल, प्रोफेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ को। ठीक है, क्योंकि बात सिर्फ बंदे और स्कूल की ही हो रही है। रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ एंड अदर्स डिग्निटी, आप खुद की भी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट आइडेंटिटीज़ ऑफ डिफरेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक क्लास में डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लोग बैठे होते हैं, डिफरेंट कल्चरल लोग बैठे हुए होते हैं। ठीक है, सपोज टू बी कोई टीचर है, उसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चर पसंद नहीं है, ये लैंग्वेज पसंद नहीं है, तो उस ज़ुबान की कोई बच्चा या बच्चे की क्लास में बैठा हो तो आप उससे नफ़रत ना शो करें। ठीक है, वो भी क्लास का हिस्सा है, आपके लिए सब बराबर होने चाहिए। ठीक है जनाब। सीक्स टू एड्रेस लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स।
अब देखिए लर्निंग नीड्स क्या हैं क्लासरूम में स्टूडेंट्स की, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि डिसेबल हों, ठीक है, उनको आपको उनकी लर्निंग नीड्स ज़्यादा होंगी, उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होगी, ठीक है। माइट भी उन्हें कोई चीज़ चाहिए हो ताकि वो सही से पढ़ नहीं पा रहे, या उनकी सीट किसी ऐसी जगह मौजूद है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल करना है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे होते हैं, जिनको हम लो परफॉर्मिंग चिल्ड्रंस या स्टूडेंट्स कहते हैं। बिहेव्स एंड स्पीक्स इन अ प्रोफेशनल मैनर, ठीक है, आप जो हैं प्रोफेशनल मैनर में बिहेव करें और प्रोफेशनल मैनर में ही बात करें। कमिटमेंट टू लर्निंग, ठीक है। देखिए आप जो किसी फॉर्म में काम करते हैं तो आप वहाँ एक कमिटमेंट करते हैं, जिस दिन आप जॉब साइन करते हैं ना, आपकी एक कमिटमेंट हो जाती है कि आपने वहाँ जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की गई होती हैं वो सारी की सारी आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है ना, वो सारी की सारी आपने परफॉर्म करनी है। तो अब टीचर की बात करें तो ही मस्ट बी डिटर्मिनेंट टूवर्ड्स द स्कूल इन क्लास, ठीक है। उसका फ़र्ज़ है कि वह स्कूल और उसकी क्लासरूम के एनवायरनमेंट को बेस्ट बनाए फॉर टीचिंग एंड फॉर लर्निंग एज वेल, ठीक है, जहाँ बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। इम्प्लीमेंट रिसर्च बेस्ड स्ट्रेटजीज़ एंड सॉल्यूशंस। ऐसे नहीं है कि बस किताब में जो थोड़ा सा लिखा है वही आके उसने बयान कर दिया, अव्वल तो वही अच्छे से बयान कर दे, बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से मॉडल्स बनाकर ये तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनपुट बढ़ाएं, अपना रिसर्च बेस्ड दें, आज की दुनिया में क्या चल रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को अगर आप थ्योरी के साथ इंटरेक्ट कंबाइन कर देंगे ना तो फिर बच्चों को मज़ा भी आएगा और आपको एक्स्ट्रा सवाब भी मिल जाएगा। अच्छे से अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करें। सिक्स टू इम्प्रूव स्किल्स, उनके स्किल्स बढ़ाएं, राइटिंग स्किल्स बढ़ाएं, रीडिंग स्किल्स बढ़ाएं, ठीक है, ये सारे स्किल्स उनके इम्प्रूव करें। ये आपने कमिटमेंट की है कि आपने इस स्कूल से एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है एक अच्छे स्टूडेंट की सूरत में, ठीक है जी। इंगेजेस स्टूडेंट्स इन डिस्कवरिंग हाउ नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड, स्टूडेंट को इंगेज रखें कि नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, रिसर्च कैसे की जाती है, नई चीज़ें कैसे एवेल्यूएट की जाती हैं, ठीक है। कोई टॉपिक दे दिया, बुक में 4 लाइनें लिखी हैं, वही लाइन बच्चे रट कर आ गए, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ घर से होमवर्क भी दे दिया करें, कुछ नया, कुछ उनकी पसंद का सही, ठीक है, कि वो खुद स्ट्रगल करें। अच्छा, इमोशनल मैच्योरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि स्कूल लेवल के बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। डिस्प्लेस एंथुसिज्म फॉर टीचिंग एंड द सब्जेक्ट मैटर, आप बच्चों को ये इजहार करवाएं कि आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, जज्बाती हैं, इमोशनल हैं अपने उस सब्जेक्ट मैटर पर जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने टीचिंग के लिहाज से आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं, आप उनसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। एक्टिव्स अर्ली और अराइव्स अर्ली और ऑन टाइम, ठीक है, या तो आप टाइम से पहले पहुँचें, ठीक है, या फिर आप टाइम पर पहुँचे। जब आप टाइम पर नहीं पहुँचेंगे तो बच्चा टाइम पर नहीं आएगा। एस्टैब्लिशेस केयरिंग एंड म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, सिर्फ अपने लेवल के कुलीग के साथ एहतराम का, प्यार का रिलेशन नहीं रखना, बल्कि अपने बच्चों के साथ भी ये रिलेशन कायम करना है, ठीक है। आप उनके साथ अच्छा रिस्पेक्टफुल केयरिंग रिलेशन कायम करें। रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है। शो सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, आई कॉन्टैक्ट एंड प्रिपेयर्डनेस। देखिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है। बच्चों की आपने अपनी इज़्ज़त का मकाम बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपको वैल्यू दें, रिस्पेक्ट दें, आप ही को डिमांड करें कि हमने उसी टीचर से समझना है, तो उसके लिए सबसे पहला ये है कि आपको कमांड हो उस टॉपिक पर जो आप डिलीवर करने चाह रहे हैं। जब आपको कमांड होगा ना उस टॉपिक पर तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ऑटोमेटिकली, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, आप उसी से अपना कॉन्फिडेंस डिलीवर कर रहे होंगे। आपकी वॉइस टोन, आपको टॉपिक की तरफ तो ख़ास तवज्जो होगी नहीं क्योंकि वो तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस पर कमांड हासिल है, ठीक है, फिर आप इन चीज़ों पे अपनी तवज्जो देंगे। आई कांटेक्ट हर बच्चे से करें। जब आप खुद ही कंफ्यूज होंगे, प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, आप बच्चों को क्या डिलीवर करेंगे। और आजकल के बच्चे 21वीं सदी के बच्चे हैं एंड दे आर टू फास्ट, ठीक है, वो फ़ौरन जज कर लेते हैं टीचर को क्या आता है और टीचर को क्या नहीं आता है। तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड डू योर ओन होमवर्क बिफोर डिलीवरिंग द लेक्चर इन द क्लासरूम। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी, शोज़ अकाउंटेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड साउंड जजमेंट, ठीक है। लीडरशिप भी आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गया है।
अगर आप किसी क्लास में मौजूद हैं तो आप पर ना सिर्फ दुनियावी बल्कि दीनी तरह से भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है, आपने फेवरेटिज़म नहीं रखना है। ठीक है, आपको जो गोल दिया गया है आपने उसके मुताबिक ही पढ़ाना है, आपने रिलायबल रहना है। आगे समझ में, इधर उधर नहीं जाना, आपने साउंड जजमेंट रखनी है। दो बच्चे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, उनके दरमियान अगर फ़ैसला देना है तो साउंड जजमेंट दीजिए। ठीक है, सही फ़ैसला कीजिए और ऐसा भी ना हो कि किसी की दिल आज़ारी हो रही हो। आपने हर चीज़ का ख्याल करना है। एक्ट्स अकॉर्डिंग टू स्कूल पॉलिसीज़। ठीक है, वो तो फैक्ट है कि आप जिस जगह जॉब कर रहे होते हैं उनकी पॉलिसीज़ को आपको अपने फॉलो करना होता है। शोज़ कंसर्न्स फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट है उसके स्पेशली जो क्लास टीचर होती है ना, वो तो हर स्टूडेंट की माँ बन के मैं तो कहती हूँ प्रेजेंट हूँ। उसको उसके बच्चे की हर एक एस्पेक्ट का पता होना चाहिए, हाउ ही बिहेव्स, हाउ ही रिएक्ट्स। ठीक है, उसको पढ़ने का स्टाइल, उसको क्या चीज़ ज़्यादा सही समझ में आती है, उसको कैसे समझ में आती है, वो किस में वीक है, वो किस में स्ट्रॉन्ग है। अवेयर ऑफ प्रोफेशनल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। टीचर को अब लीडरशिप का बिहेवियर तो देना है ना, तो जो प्रोफेशनल अपीयरेंस और प्रोफेशनली आप बिहेव करते हो ना किसी इंस्टीट्यूट में, उस चीज़ की आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। वहाँ स्कूल में बैठकर आप घर की लैंग्वेज मत यूज़ कीजिएगा। ठीक है, एक प्रोफेशनल, बी अ प्रोफेशनल आपको रहना होगा। अच्छा जी, देखें ये हमने कंप्लीट कर ली हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज़। ये पढ़ते हुए भी आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ प्रोफेशनल क्यों लिखा है। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज़। देखिए टीचिंग मेथड्स होते हैं और टीचिंग टेक्निक्स होती हैं। तो पहले हम टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे कि वो क्या क्या होते हैं, क्या टीचर लेक्चर किस किस मेथड के थ्रू डिलीवर कर सकता है। फिर हम जाएंगे आगे और हम पढ़ेंगे टीचिंग टेक्निक्स। तो पहले पढ़ते हैं टीचिंग मेथड्स। पहला है लेक्चर मेथड। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड स्टिल इम्पॉर्टेंट। देखिए आप सबसे ज़्यादा, आपको खुद भी पता होगा, मेथड जो यूज़ होता है टीचिंग का वो लेक्चर मेथड ही है। इवन दो कि बाकी डिफरेंट मेथड्स के बहुत ज़्यादा फ़वाइद सामने आए हैं, लेकिन स्टिल ये मेथड अपनी जगह अपनी इम्पोर्टेंस का हामिल है। कैन बी मोर इफेक्टिव व्हेन यूज इन कॉम्बिनेशन विद एक्टिव लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटजीज़। ठीक है, अगर आप डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ लेक्चर मेथड को कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो फिर इसकी इफ़ेक्टिवनेस और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं लेक्चर दे रही हूँ किसी टॉपिक के बारे में, बायो से रिलेटेड है। ठीक है, और मैं समझाने के दौरान मैंने उसके मॉडल के साथ प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यानी मैंने दो स्ट्रैटेजीज़ को कंबाइन करके प्रेजेंट कर दिया, तो ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, वे टू कम्युनिकेट लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके फ़वाइद और नुकसानात दोनों चीज़ें मैंने साथ ही रख दी हैं। ठीक है जी, फ़ायदे में ये है कि देखिए एक बड़ी अमाउंट ऑफ डाटा जो है ना आप लेक्चर मेथड के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्मॉल टाइम में आप कन्वे कर सकते हैं। मैक्सिमाइजेज इंस्ट्रक्टर कंट्रोल। जो पढ़ाने वाला टीचर होता है सब कुछ उसी के हाथ में होता है। ठीक है, उसका कंट्रोल सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, नुकसानात ये हैं कि देखिए जब टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि उसमें 20 मिनट है, 35 मिनट है, इसमें उसने डिलीवर करना होता है। ठीक है, तो सफिशिएंट टाइम होता है उसमें से लेक्चर डिलीवर करना होता है, तो उसको दौरान वो इतने ज़्यादा फीडबैक स्टूडेंट से नहीं ले सकता, इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है हर पीरियड का। अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। देखिए आप कुछ ना, जैसा मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन में अगर आपकी मॉडल वाली स्ट्रैटेजी अपना लें लेक्चर मेथड के साथ, तो आप अच्छा लेक्चर, इफ़ेक्टिव लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं मज़ीद। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि रियलिस्टिक वे में आप हकीकी तौर पे उन्हें कुछ नहीं दिखा रहे होते, आप सिर्फ थ्योरेटिकल बता रहे होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो नहीं हो पाता। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स जो कि डिसएंगेज्ड होते हैं, जो इतना ज़्यादा तवज्जो से नहीं सुन रहे होते, तो वो तो क्लास से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं, अक्सर तो क्लास में ही सो रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा मेथड है केस मेथड। उसमें क्या होता है, एक्चुअल प्रॉब्लम और सिचुएशन एक्सपीरियंस्ड बाय पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कुछ लोग हैं या कोई बंदा है, उसके साथ कोई सिचुएशन या प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम एज अ केस स्टडी रख कर
डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसकी परसेप्शंस देखते हैं, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसको हम केस मेथड कहते हैं, किसी केस की स्टडी को, ठीक है जी। इट इंक्लूड्स फैक्ट्स, डिस्क्रिप्शन, एटीट्यूड्स फेस्ड बाय द एक्सपीरियंस पर्सन। वो बंदा जिसके साथ ये सब हो चुका होता है, उसकी ये सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कभी सेम सिचुएशन या प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी पड़ेगी ना, तो वो ही इज़ ऑलरेडी कन्फ्रंटेड ऑफ, ठीक है। उसको पहले से इस चीज़ का सामना हो चुका होगा कि ये प्रॉब्लम ऐसी है तो उसको ऐसे सॉल्व करना है, ये सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आसानी है, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मदद दे रही है ना। अच्छा, एक्टिव डिस्कशन अबाउट इश्यूज़। अब देखिए इश्यूज़ के बारे में आप एक्टिव डिस्कशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। हाईलाइट फंडामेंटल क्रिटिकल इश्यूज़। कभी कभी ऐसे केस मेथड्स भी केस स्टडीज़ आ जाती हैं जिसमें आप क्रिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, हाईलाइट कर रहे होते हैं। बच्चों के नॉलेज में इजाफा हो रहा है ना। इनेबल स्टूडेंट्स टू अप्लाई व्हाट दे लर्न इन द क्लासरूम टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। टीचर डेफिनेटली वो केस मेथड लेकर आएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि रियल एक्सपीरियंसेस हो रहे हों सबके साथ। ऐसा भी होता है कि कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, टीचर उसे मैनिपुलेट करते कोई खुद एक केस स्टडी बनाती है और वो क्लास में लेकर आती है, ठीक है। क्योंकि वो चाह रही होती है कि जो थ्योरी उसने पढ़ाई है बच्चों को, जो लेक्चर डिलीवर किया है, उसके अकॉर्डिंग केस स्टडी हो, ताकि बच्चे अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई कर सके, वो जो उसने लेक्चर के थ्रू पढ़ाई है, ठीक है। ये बेसिकली दिस इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट द स्टूडेंट लर्न, ठीक है, टू द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, कि अगर हकीकी ज़िंदगी में उनके सामने ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन्हें कैसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है जी। अगला मेथड है डिस्कशन मेथड। टीचर प्लेसेस एन इशू इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टार्ट डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉब्लम क्वेश्चन, ठीक है। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि डिस्कस करते हैं, नाम से जाहिर है किसको डिस्कस करते हैं। टीचर कोई टॉपिक ला के रख देती है, ठीक है, कोई क्वेश्चन ला के रख देती है और कहती है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फाइंड आउट करें, ठीक है जनाब। अच्छा, एक सक्सेसफुल डिस्कशन वही होती है, एक तो वो होता है कि आगे बातें बातें क्लास में चलती रहीं और फाइनल कुछ भी ना निकल सका। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सक्सेसफुल डिस्कशन होना चाहिए कि जिसमें टीचर पूरा प्लान करे, कि मैंने पूरा डिज़ाइन करे कि किस तरह से बच्चों को लेके चलना है, कि बच्चा सॉल्यूशन खुद ही अपने मुंह से बोल दे। मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है कि बच्चा अपनी ये प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करे जो मैंने उस लेक्चर में पढ़ाई है। बाकी सारा उसने सिर्फ सवाल लिखना है, बाकी सारी प्रिपरेशन स्टूडेंट ने करनी है। हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट पार्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, एड्रेस बाय द टीचर। दिस इज टू एन एक्टिव डिस्कशन। एक्टिव यानी कि उसी वक्त सब मौजूद होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट इज एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या है? देखिए, लर्निंग एनवायरनमेंट इट अलाउज स्टूडेंट्स टॉक, लिसन, रीड, राइट, approach course content through problem solving exercises, role playing and other activities, all of which require students to apply what they learn, ठीक है। एक्टिव लर्निंग बेसिकली एक्टिव डिस्कशन कहते हैं। कैसे हैं? मज़ीद एलेब्रेशन यहाँ हो गई है कि एट द स्पॉट जब मिल बैठे और बात कर रहे हों किसी इशू के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हों, सुन रहे हों, पढ़ रहे हों, लिख रहे हों, वट एवर दे विल बी, ठीक है, अपनी प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल कर रहे हों, एक्सरसाइजेज सॉल्व कर रहे हों, ठीक है, वो तमाम चीज़ें वो हों जो उनके कोर्स कंटेंट में इंक्लूडेड हों। आ रही है समझ में? डेफिनेटली एक स्टूडेंट जो छठी जमात का है, उसे छठी जमात के हवाले से जो आपने कोर्स कंटेंट पढ़ाया है उसी से निकाल कर आपने केस स्टडी देनी है ना, आपने एक्टिव लर्निंग देनी है, आपने कोई टॉपिक देना है, आपने प्रॉब्लम देनी है। आ रही है समझ में? तो इन तमाम को एक्टिव लर्निंग कहते हैं, जिसमें बच्चा पढ़ भी रहा हो, बोल भी रहा हो, लिख भी रहा हो, सुन भी रहा हो, ठीक है जनाब। स्टिमुलेट्स क्रिटिकल थिंकिंग। वही बात होगी, 10 लोग बैठ के जब बात करेंगे ना, हर किसी के अपने नज़रिए होंगे, तो उस तरह बच्चे की सोच, अब मैंने जो सोचा सामने वाले ने वो बोल दिया तो मुझे उसे 2 गुना बढ़कर सोचना पड़ेगा ना। आ रही है समझ में? तो उस तरह से उसकी थिंकिंग पावर में भी इजाफा होगा, क्रिटिकल थिंकिंग पावर में भी इजाफा होगा, ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ अदर पर्सपेक्टिव। वही बात होगी कि नए नए पहलू निकलेंगे, बात से बात निकलती है तो नए नए पर्सपेक्टिव सामने आते हैं और बच्चा उन्हें सीखता है। असेसिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स इज डिफ़िकल्ट।
हाँ, इसमें ये एक नुकसान है कि आप स्टूडेंट को असेस नहीं कर सकते। सब डिस्कशन कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो टीचर को असेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो एज अ टेस्ट, एज अ असेसमेंट एक्टिव लर्निंग को, डिस्कशन मेथड को रख रही है, ठीक है, या आप उसमें भी लिख सकते हैं डिस्कशन मेथड के पॉइंट में कि ग्रेडिंग मुश्किल हो जाती है टीचर को करना। ना तो कोऑपरेटिव लर्निंग encourages students to work together to achieve a common goal। नाम से ज़ाहिर है कोऑपरेटिव लर्निंग ऐसी लर्निंग जो स्टूडेंट एक साथ मिलकर कर रहा हो, ठीक है, इस तरह से किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ना, तो इस तरह से वो एक साथ काम करने के उनमें सलाहियत पैदा होती है। ये भी एक सलाहियत है, ये मैं आपको बता दूँ। हर इंसान की डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, कोई गुस्से वाला है, कोई नरम है, कोई सख्त मिजाज है, तो ये इंसानों का फ़न है कि उन्हें इंसानों के साथ काम करने आता है। ये जब आप जॉब लेवल पर जाते हैं फिर आपको ये चीज़ समझ में आती है। इसका सिनोनिम है कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। आपको याद होगा मैंने प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में एक क्वालिटी टीचर की कोलैबोरेशन भी पढ़ाई थी, ठीक है। हर चीज़ का इम्प्लीकेशन कहीं ना कहीं हो रहा है। जब आप चीज़ों की बेसिक को समझ जाएंगे तो आप हर चीज़ खुद ही कर पाएंगे, ठीक है। तो कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, टीचर लेवल पर भी और स्टूडेंट लेवल पर भी। फॉर अ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव लर्निंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग टीचर के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सब बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे होते हैं, व्यूज़ एड्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। कहीं कोई ज़्यादा बोल रहा होता है, कहीं कोई कम बोल रहा होता है, तो इस तरह से एक्टिव लर्निंग, और कहीं कभी कभार ऐसा होता है डिस्कशन काम की निकलते निकलते फजूल डिस्कशन में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उस सिचुएशन को, एक्टिव लर्निंग को मैनेज करना, ठीक है, आसान नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। तो टीचर को एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव लर्निंग बनाने के लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, सेंसिबल, मैनेजेबल, प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड होमवर्क करके आना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आप देखें डिस्कशन मेथड है वो भी यही है, जिसमें आप डिस्कस करते हो। कोऑपरेटिव लर्निंग में एक दूसरे का साथ दे रहे हो। एक्टिव लर्निंग तो दोनों का ही पार्ट हो गई, जिसमें स्टूडेंट्स बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, अपनी प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। ये सब मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी। देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है, लफ्ज़ को देख के परेशान मत हो जाया करें। कंप्यूटर का यूज़ है सिंपल। आजकल छोटे स्कूल्स में कंप्यूटर क्लासेस का अरेंज हो रहा है, ठीक है, और बड़े यूनिवर्सिटी लेवल में तो, और आज की जो सिचुएशन कोरोना की है उसमें तो कंप्यूटर लिटरेसी वाकई बहुत काम आई है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस घर पर हो रही हैं, ठीक है। हम बेसिकली इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी का मकसद यही है, ऑनलाइन काम करना, ठीक है, ऑनलाइन काम करना, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। कंप्यूटर लिटरेसी इनटू अ कोर्स करिकुलम एनहांसेस एंड एक्सटेंड्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसने हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बढ़ा दिया है, क्योंकि एक वास्ट स्टडी है। गूगल पे आप चले जाओ, क्या नहीं है जो आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन नोट्स होते हैं, ठीक है। टीचर ने लेक्चर डिलीवर कर लिया, ठीक है जी। अब टीचर ने, अगर वाकई वो क्लास टीचर से ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो टीचर ने उनको मेल कर दिया। अच्छा, मेल कैसे करते हैं? मेल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसको हम लिस्ट सर्व के नाम से कहते हैं, ठीक है। ये भी बुक में मौजूद है, इसका नाम भी मौजूद है। उसमें होता है टीचर मेल करता है, वो लिस्ट में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने उसको सब्सक्राइब किया होता है, उन सबको एक साथ चली जाती है, ठीक है जी। ये लिस्ट अब सॉफ्टवेयर हो गया। ऑनलाइन नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, टीचर अपलोड कर देती है। ये वाले आज का डिस्कशन टॉपिक था, ठीक है। मैंने उसको आपको मोरल समझा दिया है, जैसे मैं आपको मोरल समझा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको कोर समझा रही हूँ, बेसिक समझा रही हूँ, बाकी सारा आपने बुक से खुद करना है, ठीक है। वैसे तो इंशाल्लाह इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप यहीं से पढ़ लें, काफ़ी है। तो फिर टीचर कहती है कि मैंने आपको ऑनलाइन नोट्स डिलीवर कर दिए हैं, ठीक है, सेंड कर दिए हैं, आप घर जाके उसको मज़ीद वास्ट स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। ये ज़्यादा यूनिवर्सिटी लेवल में होता है। तो ये कंप्यूटर लिटरेसी है। डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है? एनी फॉर्म ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन विच द टीचर एंड लर्नर आर नॉट इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। अगर पढ़ाने वाला पढ़ने वाला दोनों एक ही जगह पे मौजूद ना हो और पढ़ रहे हों, उसे डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। और वो कैसे हो सकती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो सकती है, कंप्यूटर से ही हो सकती है, और कैसे हो सकती है? आजकल कोरोना वायरस में ये तो चल रहा है, डिस्टेंस लर्निंग हो रही है ना। टीचर
अपने घर पर बैठे हुए अपने मोबाइल और कंप्यूटर से ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करिए डिफरेंट बच्चों को जो कि डिफरेंट लोकेलिटीज़ में रह रहे हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चनिंग क्या है जी? अच्छा, ये बेसिक मेथड्स हैं, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, ठीक है जी। क्वेश्चनिंग क्या है? इफेक्टिव टीचिंग मेथड है, ठीक है जी। हेल्प्स टू असेस स्टूडेंट्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एक तरह तो स्टूडेंट की मदद हो रही होती है कि टीचर ने जो लेक्चर डिलीवर किया उसमें उसने कितने मार्क्स लिए हैं, तो उससे टीचर जज कर लेती है कि इसने कितना सीखा है, उसको कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह ओवरऑल स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट से टीचर अपने आप को भी असेस कर लेती है कि उसने किस हद तक समझा दिया बच्चों को। आ रही है समझ में? उसने किस हद तक बच्चों को समझा दिया और बच्चों के कितने अच्छे मार्क्स हैं। अगर सब बच्चों की ख़राब मार्क्स हैं तो यानी उसने लेक्चर ही अच्छा डिलीवर नहीं किया, क्योंकि सब बच्चे तो एक मेंटालिटी के नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो वाइस वर्सा इसलिए लिखा है कि एक तरह से बच्चे भी जज हो रहे होते हैं, उनकी भी जजमेंट हो रही होती है और टीचर की भी हो रही होती है। क्वेश्चनिंग क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है, उसकी पावर डेवलप करती है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान सोचता है एक पहलू से, दूसरे पहलू से, तीसरे पहलू से और फिर जिसका जवाब दे रहा होता है। यूज टू असेस प्रीवियस नॉलेज इन ऑलरेडी टॉट थिंग्स, ठीक है। बिल्कुल कोई सवाल आपके सामने आता है, आप पहले देखते हैं, अगर बहुत आसान लग रहा होता है क्योंकि अभी रिसेंटली पढ़ा होता है, कभी कभार आपको बहुत पीछे जाके अपना टटोलना पड़ता है, नहीं ऐसा मैंने देखा था, ये हुआ था, आई हैव स्टडीड इन दैट बुक, ठीक है, इस तरह से करके। तो आपने प्रीवियस और रिसेंटली स्टडीड दोनों नॉलेज अप्लाई करके सवाल का जवाब निकाल रहे होते हैं। नाउ द एक्सप्लेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड है, ठीक है। टीचर प्रेजेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन डायरेक्ट एंड लॉजिकल वे। एक्सप्लेन में ये है कि एक्सप्लेन कर रहा होता है, लेक्चर्स उसके पास होते हैं, वो खड़ा होता है क्लास में और वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन के दौरान वो कोई एग्जांपल्स भी दे दे, मॉडल्स भी प्रेजेंट कर ले, ठीक है, एक्सपीरियंसेस शेयर कर ले, तो उस तरह बच्चा ज़्यादा अच्छा सीख सकता है, ठीक है। मॉडलिंग में यही है कि विजुअल ऐड होता है, ठीक है। आप कोई चीज़ स्क्रीन पर दिखा रहे हो, आप कोई चीज़ मॉडल बना कर लेकर आ रहे हो, वो विजुअल ऐड कहलाता है, जिसको आप आँखों से देख कर समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंसान की 3 चीज़ों पे ये काम करता है, ऑब्जर्वेशन पे, रिटेनिंग पे एंड रेप्लिकेटिंग पे। कैसे जी? मतलब लर्निंग का बेस्ट हुआ, इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस में इसको समझा जाता है विजुअल। देखो, आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं ना, डेफिनेटली आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो उसको, ठीक है। जब आप ऑब्ज़र्व करें तो आप अपने दिमाग में रिटेन कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, वो आपके दिमाग में बैठ रहा है, ठीक है। फिर आप उसे देख रहे हैं, फिर आप उसे रेप्लिकेट कर रहे हो, आपके दिमाग में वो बार बार रिपीट हो रही है चीज़, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रह जाती है। किसी चीज़ को विजुअली आप देखो और किसी चीज़ को आप विजुअली ना देखो, थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो, इसमें बहुत डिफरेंस है। जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो ना, आपको वो बार बार हफ्ते में 2-3 दफ़ा रिपीट करनी पड़ती है, तब जाकर आपको याद होती है। लेकिन जो विजुअली आप देखते हो ना, वो आपको फ़ौरन से याद हो जाती है। नाउ द डेमॉन्स्ट्रेटिंग, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद रीजंस, ठीक है। डेमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है? डेमॉन्स्ट्रेशन में आप स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहे होते हो, ठीक है, और हर स्टेप को आप रीज़न के साथ बता रहे होते हो। ये स्टेप ऐसा है, इसकी ये रीज़न है, ये स्टेप ऐसा है, इसकी ये रीज़न है। इस तरह से स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ रही होती है, उसके स्किल्स बहुत शार्प हो रहे होते हैं, वो हर स्टेप को आइडेंटिफाई कर सकता है, हर स्टेप को ऑर्गेनाइज खुद से कर सकता है। हाँ, इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है, ठीक है। देखिए, हर मेथड के अपने फ़ायदे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन का अपना फ़ायदा है। वो स्टेप बाय स्टेप टीचर पढ़ा रही होती है विद द रीजन एलैबोरेशन, तो उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा होता है, अपने स्किल्स डेवलप कर रहा होता है। अच्छा जी, अब है कोलैबोरेटिंग, ठीक है। ये भी वही है कि आप टीम वर्क में काम करो। टीचर को, स्टूडेंट को ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें उन्हें टीम वर्क में काम करना पड़े। इंक्रीज सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन कैपेबिलिटीज़, ठीक है। देखिए, जब टीम वर्क में बंदा काम करता है ना, तो उसमें एक ना एक बंदा ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एक ना एक स्टूडेंट। तो और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं, ठीक है। तो जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो सीखते हैं, और जो थोड़े से लाइक स्टूडेंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज वीक स्टूडेंट्स, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा होती हैं, ठीक है। वो ग्रुप के लीडर बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, ठीक है। तो किसी में लीडरशिप क्वालिटी पैदा हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब में ही रहती है,
ठीक है कि नहीं। हाँ, ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, ये काम इसने करना है, ये काम इसने करना है, ठीक है। स्किल्स डेवलप हो रहे हैं उन सब में, और फिर हर कोई बोल रहा होता है, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो सब में प्रेजेंटेशन की कैपेबिलिटीज़ भी पैदा हो जाती हैं। ठीक है जी।